हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। टेक्नोलॉजी में फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिना फिजिक्स के टेक्नोलॉजी नहीं है और बिना टेक्नोलॉजी के फिजिक्स नहीं है। टेक्नोलॉजी में फिजिक्स के सारे लॉज यूज होते हैं, प्रिंसिपल्स यूज होते हैं, जिनकी हेल्प से टेक्नोलॉजी बनती है। और कई बार फिजिक्स की रूल्स की वजह से टेक्नोलॉजी में राइज होता है और कई बार टेक्नोलॉजी की वजह से फिजिक्स के रूल्स, प्रिंसिपल्स डेवलप होते हैं। जैसे अगर हम बात करें हीट इंजन की, स्टीम इंजन की, तो स्टीम इंजन में की इम्प्रूवमेंट के लिए, एफिशिएंसी के लिए हमें थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प लेनी पड़ी और उसमें नए कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं। और आप नो नीड टू एक्सप्लेन कि टेक्नोलॉजी का सोसाइटी को कितना जबरदस्त बेनिफिट मिलता है। अब हम बात करेंगे फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंसेस। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें बच्चों, तो केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं? केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। और मॉलिक्यूल्स किससे बने होते हैं? एटम से। और एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और उसकी न्यूक्लियस की स्टडी किस में करते हैं? हम फिजिक्स में। इसी तरीके से इलेक्ट्रोलाइट में दो आयंस के बीच में फोर्स लगता है और फोर्स की स्टडी हम कहाँ करते हैं? केमिस्ट्री में करते हैं। इसलिए केमिस्ट्री को बिना फिजिक्स के हम देख ही नहीं पाते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में जो मेन इंस्ट्रूमेंट हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो है आपका माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप कहाँ से बना? फिजिक्स के रूल्स और प्रिंसिपल्स को यूज करके। और वैसे भी पूरी बॉडी हमारी एक मशीन की तरह से है और पूरी बॉडी में करंट फ्लो होता है और इस करंट को हम कहाँ स्टडी करते हैं? फिजिक्स में। अगली बात करते हैं हम मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के जितने फॉर्मूलों की कैलकुलेशन होती है वो सारा का सारा मैथमेटिक्स करता है। तो मैथमेटिक्स तो एक तरह का टूल है जो फिजिक्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बिना मैथमेटिक्स के हम फिजिक्स को देख ही नहीं सकते। और अब हम बात करें एस्ट्रोनॉमी की। एस्ट्रोनॉमी के में टेलीस्कोप यूज होता है प्लैनेट्स को स्टडी करने के लिए। और टेलीस्कोप कहां से मिला हमें? विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल फोर्सेस। बच्चों, आपने बहुत सारे फोर्सेस देखे होंगे। कांटेक्ट फोर्सेस बिटवीन बॉडीज, फ्रिक्शन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, विस्कस फोर्स, फोर्स ड्यू टू प्रेशर, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ये सारे के सारे फोर्सेस जो यहाँ मैंने बोर्ड पे 4 फंडामेंटल फोर्सेस लिखे हैं, ये सब इसी में आ जाते हैं। आप देखिएगा, ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस बोर्ड पे मैंने दिखा रखे हैं। पहला हमारा है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है वीक न्यूक्लियर फोर्स, तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और फोर्थ है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। चलिए बारी बारी से हम इन फोर्सेस के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। जैसा कि आप जानते हो बेटा, 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है कि किन्हीं भी दो मास पार्टिकल्स के बीच में फोर्स अप्लाई होता है। दिस इज m1 m2 और ये इसको अट्रैक्ट करता है, ये इसको अट्रैक्ट करता है। मान लीजिए इनके बीच में r डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो कितना फोर्स लगता है? F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। न्यूटन के बारे में तो आपको मालूम ही है, जब एप्पल नीचे की तरफ आया था तो उसने यही बात कही थी कि एप्पल नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया, क्योंकि तब तक उस न्यूटन को ग्रेविटेशनल फोर्स का आइडिया लग चुका था। मून हमारी अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व होता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सन के चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व होते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। बाकी इसकी बहुत डिटेल हम लोगों का पूरा चैप्टर है 11th क्लास में, सारा ये यहाँ हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा वीक न्यूक्लियर फोर्स की। वीक न्यूक्लियर फोर्स को इन शॉर्ट एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आपको आइडिया देता हूं। बेसिकली क्या होता है, हमारा एटम होता है, एटम में आपका न्यूक्लियस हो गया और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। एक टर्म आप पढ़ोगे रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, इलेक्ट्रॉन के साथ एक एंटी न्यूट्रिनो होता है। तो इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो
के बीच जो इंटरेक्शन होता है, वो जो फोर्स होता है, उसको हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। हालांकि यहां पर आप बोलोगे कि सर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां से आया, तो बेसिकली ये टॉपिक जो है अभी हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है ना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, तो जो है वहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन निकल करके आता है। तो डिटेल में हम लोग 12th क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट में लेता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हम बात करते हैं चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। यहाँ पे आपका ये एक चार्ज है Q1 Q2, जैसा कि आप जानते हो सेम चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। कितने फोर्स से करते हैं? इतने फोर्स से करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। तो यहाँ पर जो है इसको हम 12th क्लास में, बहुत बड़ा चैप्टर है, वहां पर पूरी तरह से स्टडी करेंगे। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में बेसिकली क्या होता है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। तो आप देखिएगा, जैसे मैंने सपोज करो ये न्यूक्लियस बनाया, इसके अंदर जो है आपके न्यूट्रॉन्स हैं इस तरीके से और प्रोटॉन्स हैं इस तरीके से, मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे, राइट। तो बेसिकली क्या होता है कि प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करता है। अब जब प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करेगा, ये देखिएगा, तो यहां पे न्यूक्लियस तो फॉर्म ही नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। हालांकि जो हमारा न्यूट्रॉन है वो तो न्यूट्रल पार्टिकल है, तो वो फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। तो बेसिकली क्या होता है, तो जो फोर्स इन सबको बांध के रखता है, इसके बावजूद भी कि ये रिपेल कर रहे हैं, उस फोर्स को बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। और दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, एक बात। दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि हमारा सबसे कमजोर फोर्स ये है, उसके कंपैरिजन में ये स्ट्रॉन्गर है, उसके कंपैरिजन में ये स्ट्रॉन्गर है, और सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स जो हमारा होता है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यहां पे मैंने रेशियो दिखाई हुई है, ये देखिएगा, 1:10⁻25 10⁻36 10⁻38। देखिएगा यहाँ पे जो मैं आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात बता रहा था, जिसमें प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल कर रहा है, तो देखिए रिपेल करने के बावजूद भी देखिए यहाँ पर ये फोर्स इसके कंपैरिजन में 100 टाइम्स ग्रेटर है। यानी कि वो जो रिपेल कर रहे हैं उसके बावजूद जो न्यूक्लियर फोर्स उनको बांध के रखा हुआ है वो 100 टाइम्स बड़ा है। तो आप ध्यान रखें कि सबसे कमजोर फोर्स जो होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। बच्चों, इस चैप्टर का लास्ट हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन लॉस। कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती, जैसे कि चार्ज, मोमेंटम, एनर्जी। चार्ज आप जानते हो, एनर्जी के बारे में भी आपको आइडिया है। मोमेंटम, यहाँ दो तरीके का मोमेंटम है, एक लीनियर मोमेंटम और एक एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम का भी आपको आइडिया है। एंगुलर मोमेंटम में क्या होता है, जब कोई चीज घूम रही होती है तो उस मोमेंटम, उसका जो मोमेंटम होता है वो एंगुलर मोमेंटम है। तो यहाँ पे जो है आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। इसकी सारी डिटेल हमें आगे के चैप्टर्स में मिलेंगी। तो अब देखिएगा यहाँ पर पूरा चैप्टर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप इसको ध्यान से इसकी सारे लेक्चर्स देखेंगे। और यहाँ मैं आपको बता दूँ, स्कूल एग्जाम में ये अप्रोक्सीमेट 2 मार्क्स का आता है बच्चों। और जहाँ तक रही बात IIT और नीट की बेटा, वहाँ पर ये नहीं आता, तो वहाँ के लिए जो आप टेंशन फ्री हो जाइए, वहाँ ये सिलेबस में आपके नहीं है। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।